ये अब तक का हमारा सबसे शानदार थंबनेल है। ओपनिंग सीन में हमें दो करीबी दोस्तों जेरी और माइक से मिलवाया जाता है, जो जेरी की गर्लफ्रेंड लीजा के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों को शक होता है कि लीजा जेरी के साथ बेवफाई कर रही है। बदला लेने की कोशिश में माइक मशवरा देता है कि जेरी को भी लीजा के साथ बेवफाई करनी चाहिए, लेकिन जेरी कंफ्यूज होता है क्योंकि इसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं होती। माइक कहता है कि इसके पास इसका हल है और वो जेरी को एक कोठे पर ले जाता है, ये वादा करते हुए कि इसने इसके लिए कुछ खास अरेंज किया है। जब वो आखिरकार इस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें वहां की मालिकन मैडम जूरा खुश आमदीद कहती है। हम देखते हैं कि इस जगह का माहौल बहुत अजीब और गैर रिवायती है, और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वहां की ख्वातीन पहले से ही जेरी का नाम जानती है। इसके बाद जेरी को एक खाली और अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है, जिससे जेरी परेशान हो जाता है। जब वो कमरे को एक्सप्लोर करता है तो इसे एक काला सा बॉक्स नजर आता है जिस पर लिखा होता है, इसमें डालें। शुरू में तो वो हंसता है, लेकिन फिर वो अपनी पेंट की बटन खोलता है और हिदायत पर अमल करता है। दूसरी तरफ माइक को दिखाया जाता है, जो साथ वाले कमरे में 3 औरतों के साथ मुबाशरत कर रहा होता है। अपने लम्हात से लुत्फ अंदोज होते हुए अचानक वो जेरी की जोरदार चीख सुनता है और घबरा जाता है। बगैर वक्त ज़ाय किए वो औरतों को छोड़कर फौरन जेरी के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि जेरी बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है। माइक समझता है कि जेरी का काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए वो इसकी पेंट ठीक करता है, इसे गाड़ी में बिठाता है और घर की तरफ ले जाता है। वापसी के दौरान जेरी को होश आ जाता है और वो पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आता है। वो ये भी कहता है कि वो ये तजर्बा दोबारा करना चाहता है, लेकिन माइक इसे कहता है कि आराम से चले, क्योंकि जो खास चीज़ इसने दिलवाई थी वो एक बार के लिए थी। जब जेरी घर पहुंचता है तो लीजा इससे पूछती है कि वो कहाँ था, और जेरी झूठ बोल देता है कि वो माइक के साथ शराब पी रहा था। लेकिन अचानक लीजा इसे एक धमाका खेज बात बताती है कि वो हामिला है, और ये साबित करती है कि जेरी बांझ नहीं है बल्कि इसका स्पर्म तैरना और जानता है। ये इंकिशाफ जेरी को हिलाकर रख देता है और वो यकीन नहीं कर पाता। अगले दिन जेरी काम पर जाता है और माइक से मिलता है। वो इससे तवाइफ खाने का पता पूछता है, मगर माइक किसी वजह से इसे बताने से इनकार कर देता है और इसे वहां दोबारा जाने से रोकता है। मायूस होकर जेरी इंटरनेट पर तलाश करता है कि शायद वो इस जगह का पता लगा सके। थोड़ी देर बाद इसे एक ऐसी ही जगह का पता मिलता है जो एक औरत और मिस्टिक वांडा की मलकियत है। बगैर वक्त ज़ाय किए जेरी फौरन वहां पहुंचता है और वांडा से मैडम जूरा उनके बारे में पूछता है। शुरू में वो अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जेरी इसे कुछ पैसे देता है वो फौरन इसे इस खौफनाक तवाइफ खाने का पता दे देती है। जब जेरी वहां पहुंचता है तो मैडम जूरा दरवाजे पर इसे बताती है कि ये जगह बंद है, लेकिन जब जेरी इसे दुगने पैसे देता है तो वो किसी तरह इसे दोबारा स्पेशल पैकेज और लेने की इजाज़त दे देती है। फिर वही अजीब व गरीब कमरा दिखाया जाता है जहां वही पुरस्कार काला डब्बा मौजूद है। जेरी पिछली बार की तरह तमाम हिदायत पर अमल करता है, अंधेरे में अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, लेकिन इस बार वो मुकम्मल होश में होता है। जब काम मुकम्मल हो जाता है तो इसका तजस्सुस बढ़ जाता है कि इस डब्बे के अंदर आखिर है क्या। वो अपने फ़ोन की टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश करता है और फिर इसे ज़बरदस्ती खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि ये बाहर से बंद है। थोड़ी देर बाद मैडम जूरा कमरे में आती है ताकि इसे बता सके कि इसका वक्त खत्म हो गया है, मगर वो देखती है कि जेरी इस डब्बे को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। वो घबरा कर रोकने की कोशिश करती है, मगर जेरी, जो इस राज को जाने की जिद में पागल हो चुका है, गुस्से में आकर इसे जोर से धक्का देता है। इसके बाद वो पुरस्कार डब्बा उठाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो एक होटल में 6 दिन के लिए कमरा किराए पर लेता है और इस डब्बे को अपने साथ छुपा लेता है। उधर तवाइफ खाने में डिटेक्टिव बार्न्स इस कत्ल की तफ्तीश कर रहा होता है। वो ऐवान उससे सवाल करता है, जो इस जगह की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का इंचार्ज होता है, मगर ऐवान कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। अगले दिन जेरी दोबारा अपने काम पर लौट आता है, लेकिन इसका ज़हन अभी भी पिछले गुना से परेशान है। वो इस हकीकत को भला नहीं पा रहा कि इसने किसी को मार दिया है। काम के बाद वो एक बार फिर इसी होटल वापस आता है और अपनी ख्वाहिशात में डूब जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है वो तजस्सुस में आकर इस पुरस्कार बॉक्स के सुराख में अपना हाथ डालता है। वहां इसे एक चिपचिप जेली जैसी चीज महसूस होती है।
इंतहाई गेंदज़दा। लेकिन वो मज़ीद दिलचस्पी से इसे अपने जिस्म पर लगाना शुरू करता है और जल्द ही वो महसूस करता है कि ये चीज़ इसके जज्बात को और ज़्यादा भड़का रही है। यानी ये कोई आम चीज़ नहीं, इसमें कुछ जादुई असर है। जेरी इस जेली को एक छोटी सी बोतल में भर लेता है और घर वापस आता है। घर पहुंचने पर लिसा इससे देर से आने की वजह पूछती है तो जेरी बस काम का बहाना बना लेता है। इसी रात जब जेरी अकेला बिस्तर पर होता है तो वो इसी चिपचिप जेली का इस्तेमाल करके खुशी हासिल करने की कोशिश करता है। मगर उसी लम्हे लिसा अचानक कमरे में दाखिल हो जाती है और इसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। जेरी फौरन बहाना बनाता है कि वो इसे सरप्राइज देना चाहता था। फिर दोनों का जिस्मानी ताल्लुक होता है, लेकिन जेरी इस दौरान इतना जुनूनी और बेकाबू हो जाता है कि लिसा को बेचैनी महसूस होती है। अगले दिन जेरी काम पर जाने का बहाना करता है। लिसा इसके हालिया रवैये से शक में आ जाती है और उसके दोस्त माइक को फ़ोन करके पूछती है कि कहीं जेरी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। माइक तो कुछ नहीं बताता, लेकिन वादा करता है कि कुछ पता चला तो ज़रूर बताएगा। इसी दौरान लिसा नहाते हुए अचानक पेट में तेज़ दर्द महसूस करती है और खून बहने लगता है। शायद वही चिपचिप चीज़ जो जेरी ने इस्तेमाल की थी, इसका असर दुखा रही थी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बार्न्स इस जगह की तफ्तीश कर रहा होता है जहां ज़ूरा का कत्ल हुआ था। वहां इसे ज़ूरा की किताबों में कुछ काला जादू और शैतानी रसूमात की किताबें मिलती है, और साथ ही इसे मालूम होता है कि वो पुरस्कार काला बॉक्स अब गायब हो चुका है। दूसरी तरफ जेरी होटल में फिर से आता है ताकि इस बॉक्स से लुत्फ उठा सके, लेकिन इस बार वो खुद को इसमें दाखिल नहीं कर पाता, बल्कि इसके पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। जब वो पीछे हटता है तो देखता है कि इसके पेट पर नीले धब्बे पड़ने लगे हैं। परेशान होकर वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है, दवा देता है और सख्ती से मशवरा देता है कि जेरी को कुछ दिन तक किसी किस्म की जिस्मानी सरगर्मी से परहेज करना चाहिए। जेरी सारा दिन घर में आराम करने का बहाना करके बैठ जाता है, लेकिन इसकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पूरे पेट में फैलने लगती है। इसी वक्त लिसा इसे बताती है कि इसका हम ज़ाय हो गया है, लेकिन जेरी को कोई परवाह नहीं। वो बस कहता है कि हम दोबारा कोशिश कर लेंगे। अब जेरी पूरी तरह इस जेली का आदी हो चुका है। अगले दिन वो फिर होटल आता है, लेकिन बॉक्स अब खाली होता है, जेली गायब हो चुकी थी। अब वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और बेकरारी में बॉक्स को खोलने के लिए हार्डवेयर शॉप से कट्टर खरीदता है। वो बॉक्स का ताला काट कर इसे खोल लेता है और उसके अंदर मौजूद चीज़ों से खुद को खुश करने लगता है। मगर अब नतीजा खतरनाक होता जा रहा है। नीले धब्बे अब इसके पूरे जिस्म पर फैलने लगते हैं। घर पर लिसा जेरी के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखती है और इसे होटल बुकिंग का पता चलता है। इसी वक्त इसे जेरी के ऑफिस से कॉल आती है कि वो कई दिन से काम पर नहीं आया। अब लिसा का शक यकीन में बदल जाता है कि जेरी इससे बेवफाई कर रहा है। वो सीधा होटल पहुंचती है ताकि इसे रंगे हाथों पकड़ सके। लिसा कमरे में दाखिल होती है और अजीब सी खुशबू महसूस करती है। इसे लगता है जैसे कोई दूसरी औरत यहाँ रही हो। वो कमरा छानती है, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता। जब वो बाथरूम में जाती है तो वहाँ एक जिंदा जेली की शक्ल की गोश्त जैसी शय को देखती है जो जेरी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो जेरी से कुछ पूछ सके, जेरी इसे पीछे से पकड़ लेता है और गला घूंट देता है। जब लिसा की हरकत बंद हो जाती है तो जेरी को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन इसकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती जब वो देखता है कि लिसा अभी जिंदा है। खौफ व हरास के आलम में जेरी एक भारी लोग कट्टर उठाता है और लिसा पर सफाकी से वार करता है, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो जाती है। इस वाक़ये के बाद जेरी निहायत एहतियात से कमरे में पड़े खून के धब्बे साफ करता है, लिसा की लाश को एक बेडशीट में लपेटता है और अपनी गाड़ी में रख कर घर ले आता है। वो लाश को चुपके से अपने गैराज में ठिकाने लगा देता है। अगले दिन वो होटल से चेक आउट करता है और साथ वो अजीब व गरीब हरकत करती हुई गोशत्ता चीज़ भी ले आता है। घर पहुंचकर वो अपने बेडरूम को ठीक वैसा ही बना देता है जैसा मैडम ज़ूरा के बदनुमा कोठे का माहौल था। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो इस गोश्त के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने लगता है। अब वो अपना नया कल्ट बनाने जा रहा है, दी बोन बीसन्स। दूसरी तरफ माइक को मैडम ज़ूरा की मौत की खबर मिलती है और वो फौरन जेरी की खबर लेने आता है। जब वो जेरी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि गैराज का दरवाज़ा खुला हुआ है। तजस्सुस के मारे वो घर के अंदर दाखिल होता है
और सीधा जेरी के बेडरूम में जाता है, जो कि धुंधली रोशनी में डूबा हुआ होता है। वहां माइक एक बार फिर वही हरकत करती हुई गोश्ता चीज देख लेता है और शक होने लगता है कि जेरी किसी बहुत ही खतरनाक चीज में मुलव्वस है। तभी जेरी घर आ जाता है और नॉर्मल अंदाज में बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर माइक सीधी बात पर आता है और जेरी को यकीन दिलाता है कि वो इसका दोस्त है और हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वो मैडम ज़ुरा के केस में मुलव्वस क्यों ना हो। लेकिन फिर जेरी एतराफ़ करता है कि इसने लीसा को भी मार डाला था। ये सुनकर माइक हक्का बका रह जाता है, फौरन अपना मोबाइल निकालता है ताकि पुलिस को कॉल करे। मगर अचानक जेरी उसके सर पर प्लास्टिक का थैला चढ़ा देता है और इसे दम घूंट कर मार देता है। अगले मंजर में जेरी नजर आता है, इसका सारा जिस्म नीले निशानों और जख्मों से भरा होता है। इसके बावजूद वो अब भी इस हरकत करती हुई अजीब गोश्ता चीज के साथ लेटा होता है, जैसे वो अब इसका आदी बन चुका हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जेरी दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि इसके हमसाए इसकी सालगिरह मनाने आए हैं। मगर जेरी की ज़हनी हालत बिगड़ चुकी होती है, वो गुस्से से चीख उठता है, दफ़ हो जाओ सब, मेरी सालगिरह का बस एक ही तोहफा चाहिए कि मैं इस गोप में अपनी डाल सकूं। वो गुस्से में वापस बेडरूम में जाता है, लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि वो गोश्त मर चुका है, अब कोई हरकत नहीं कर रहा। मायूसी और पागलपन में वो फूट फूट कर रोने लगता है, इसे समझ नहीं आती अब क्या करे। फिर वो दौड़ता हुआ वापस मैडम ज़ुरा के कोठे पर जाता है और एवान से मदद मांगता है। एवान इसकी हालत देखकर हैरान तो होता है, लेकिन वो जेरी को दोबारा उसी खौफनाक कमरे में ले जाता है और वो मुर्दा गोश्त भी साथ ले लेता है। जब जेरी इस कमरे में इंतज़ार कर रहा होता है तो इसके जिस्म में एक खौफनाक तब्दीली शुरू हो जाती है। इसके बाल झड़ने लगते हैं, दांत गिल जाते हैं और उसकी जल्द जेली जैसी बनने लगती है। अब वो एक मकरू मखलूक बन चुका है। दूसरी तरफ एवान एक और सिया डब्बा तैयार करता है जिसमें एक सुराख होता है और उस पर वही पुरस्रार पैगाम लिखकर इसे कमरे में रख देता है। तब तक जेरी मुकम्मल तौर पर एक बाशऊर गोश्ता वजूद बन चुका होता है। फिर एवान इसका सर तन से जुदा कर देता है और वो सर इस सिया डब्बे में रख देता है। आखिरी मंजर में डिटेक्टिव बारन्स इस कोठे पर आता है और एवान को बताता है कि जेरी उनका मरकजी मुश्तबा है। लेकिन एवान बात बदल देता है और इसे भी उसी स्पेशल तजर्बे की पेशकश करता है। वो इसे उसी खौफनाक कमरे में ले जाता है जहां वो सिया डब्बा रखा होता है। अब जेरी खुद वो गोप बन चुका है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपको जेरी का अंजाम अफसोसनाक लगा, खौफनाक। शुक्रिया।